हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर से शुरू किया हुआ है हमारा लेसन नंबर 4 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सही है। काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी इस लेसन के लिए, तो मैंने चालू कर दिया। ऑलरेडी 6 लेक्चर हमारे इस लेसन पे अवेलेबल हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर से जाके पहले के लेक्चर्स देखिएगा और उसके बाद बच्चों इस लेक्चर पर जम करिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में। देखो, पिछले लेक्चर से हम लोग इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कई सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बातें की हैं। सही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेसन है ना बच्चों, वो अब एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो आपके लिए लेक्चर्स मैंने बनाए थे उसमें आपसे वर्ड सीख रहे थे। आप सीख रहे थे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। आप सीख रहे थे कि एडियाबैटिक सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है। आप सीख रहे थे स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। सही है। तो आप टर्म्स को सीख रहे थे और अब आप उन टर्म्स को अप्लाई कर रहे हो। सही है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एंथैल्पी क्या होती है। सही है। एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस को डिराइव करेंगे, कुछ रिलेशन समझेंगे। सही बात है। ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को। सही है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और बात आप लोग को बता दूं कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो आप लोग को मिल ही रहे, लेकिन साथ ही साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब का सब सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे चैनल पर। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो कृपया करके हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीट चैप्टर्स हमने पढ़ा रखे हैं। सही है। तो जाकर उनको विजिट कीजिए, वो पढ़िए, और साथ साथ आप लोगों को केमिस्ट्री के लेक्चर्स यहाँ पर मिल भी रहे होंगे। सही है बात है। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सही है। अगर आपको कोई डाउट होता है, एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी अगर आपके दिमाग में डाउट हो पढ़ते समय, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसको डाउट होता है। सही है। अब वो डाउट के ही ऊपर अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, तो फिर आप सोचोगे ना कि नहीं यार ये डाउट मैं सॉल्व करवा लेता, मेरे पास कोई तो ऐसा टीचर होता है, कोई तो ऐसा बड़ा भाई की तरह होता जो मेरे इन चीज़ों को सॉल्व कर देता, जिनकी वजह से वो क्वेश्चंस में अटेंड कर पाता। तो बच्चों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं एकदम फ्रीली। सही बात है। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को। चलो आज हमें बात करनी है बच्चों एंथैल्पी के बारे में, कि आखिरकार एंथैल्पी होती क्या है, कैसे हम एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे हम इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। सही बात है। ठीक है। चलो बात करते हैं एंथैल्पी क्या होती है बच्चों। देखो, एंथैल्पी का एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं। एंथैल्पी को हम सबसे पहली बात, एंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है। एंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते थे, किसी किसी बुक्स में उसे ई से भी रिप्रेजेंट किया रहता है। सही है। तो आप चाहे उसे यू से रिप्रेजेंट करो, चाहे उसे ई से रिप्रेजेंट करो, वो रहेगा इंटरनल एनर्जी। उसी तरीके से बच्चों हम लोग एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंथैल्पी है क्या। एंथैल्पी है बच्चों हीट कंटेंट of a system in a constant pressure। अब ये क्या है मुझे पता है, आपको नहीं समझेगा, समझेंगे धीरे धीरे हम लोग, कोई बात नहीं। मैं किस लिए खड़ा हूं यहाँ पे, मैं आपको समझाने के लिए खड़ा हूं ना। तो देखो, एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इन अ कांस्टेंट प्रेशर। अब ये बात मैं आपको समझाऊंगा जब आगे आगे हमारा लेक्चर बढ़ेगा ना, तो उस टाइम पे ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में एंथैल्पी क्या होती है, हीट कंटेंट होता है। तो व्हाट इज हीट। हीट को हम लोग किससे डिराइव करते हैं बच्चों, हीट को हम लोग शो करते हैं क्यू से। ठीक है। ये थोड़ा पेन पतला चल रहा है। ओके। तो हीट को हम लोग किससे दिखाते हैं, हीट को हम लोग दिखाते हैं बच्चों क्यू से। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज अ हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इन अ कांस्टेंट प्रेशर। इसी का बच्चों एक हमें इक्वेशन देखने के लिए मिलता है, दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस PV। सही है। आपका एक इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। यहां पर आपका जो H है, दिस H रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सही है। जितनी जितनी मैं चीजें लिखवा रहा हूं ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए।
लेक्चर्स देखते हो तो नोटबुक पेन हमेशा साथ में रखा करो। जो जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ लिखने के लिए वो चीज़ें अपने बुक में लिखा करो, ताकि आप लोग को जब आप लिखोगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से मेमोराइज होंगी, आपको चीज़ें एग्जाम में काम आएंगी। सही है। और यहीं से चीज़ें, यहीं से डेफिनेशन उठाई जाएगी, यहीं से मैं भी आपको डेरिवेशन प्रूव करके दिखा दूंगा। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छे से लिखो, तो आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी, याद रहेंगी। तो बच्चों ये एक नॉर्मल सा इक्वेशन है, दिस इज अ नॉर्मल इक्वेशन, जो कि किसका है बच्चों, आपके एंथैल्पी का इक्वेशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत टाइम ये इक्वेशन पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सही है। तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कोशिश करेंगे आज करने की, नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में कर लेंगे, पर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। सही है। तो बात क्या है बच्चों कि हमारा इक्वेशन है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। H का मतलब क्या है? H का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है दैट इज नथिंग बट H। ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एंड पीवी क्या होता है बच्चों? प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो ये होगा बच्चों आपका प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग अब देखो, इसी से आपकी डेफिनेशन भी बन जाती है एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी इट कैन बी डिफाइन एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क। यही आप कह सकते हो कि यही हमारा डेफिनेशन भी है एंथैल्पी का। सो आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो, अपनी स्टेटमेंट को ही लिख दो, जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, जो आपने इक्वेशन लिखी है उसी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दो, वही आपका डेफिनेशन बन गया। या फिर एक और इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट अवर एंथैल्पी। इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, इसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में, पर अभी इस पे ध्यान दो, ठीक है। सो एंथैल्पी क्या है हमारी? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। सही है। अब H क्या है? मैंने भी आपको बताया एंथैल्पी है, जो कि हीट कंटेंट होता है किसी भी सिस्टम का। अब एंथैल्पी को हम लोग डिराइव कैसे करें बच्चों? देखो, एंथैल्पी को आप निकालोगे कैसे? आप निकालोगे डेल्टा H से, ठीक है। आप किससे निकालोगे? डेल्टा H से, क्योंकि किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी डिफाइन करना या उसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिर्फ H को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग H को कभी कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। जैसा याद है मैंने आपको इंटरनल एनर्जी वाले लेक्चर में बताया था कि हम लोग U को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। U की वैल्यू को, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी कंपाउंड की इंटरनल एनर्जी क्या है, वो हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसी तरीके से बच्चों हम लोग H को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज नथिंग बट अवर डेल्टा H। सही है। तो डेल्टा H का मतलब क्या है? डेल्टा H इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी। सही है, चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट अवर डेल्टा H। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या है? जैसे मान लो आपका कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में थोड़ी बहुत हीट जा रही है, थोड़ी बहुत हीट निकल रही है, तो उसके बीच का डिफरेंस, जैसे मान लो सपोज दैट कि भैया किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो भैया अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो आपका एंथैल्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखाया था, अगर आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी एंथैल्पी भी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम बढ़ेगा, किसी भी सिस्टम के ऊपर आप वर्क करोगे तो उसका वर्क भी बढ़ेगा, वर्क डन भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ भी आपकी एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंथैल्पी एंड द इनिशियल एंथैल्पी। तो मतलब फाइनल एंथैल्पी को अगर आप इनिशियल एंथैल्पी से माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट अवर डेल्टा H। तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा H का फॉर्मूला बना बच्चों एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। ठीक है, और यू कैन राइट इट H2 माइनस H1। ठीक है, H2 माइनस H1। और ये H2 माइनस H1 लिखने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि H2 क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा कि H1 क्या है। सही है, तो आप क्या लिखोगे? दैट H2 इज इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, फाइनल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। इसी तरीके से आपका H1 क्या हो जाएगा? आपका H1 हो जाएगा बच्चों आपका
इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सही है, ऑफ द सिस्टम। सही बात है, समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी आई होप। मैं जितनी चीजें अभी तक पढ़ा हूं, देखो अभी तक हम लोग डेरिवेशन में घुसे ही नहीं है, मैं आपको ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ा रहा हूं कि आपका एंथैल्पी होता क्या है, एंथैल्पी का एक्चुअल इक्वेशन क्या है। सही है, और मैंने आपको समझाया कि डेल्टा एच मतलब क्या होता है। डेल्टा एच इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी। जैसे मान लो आपका पॉइंट ए है, आपका कोई केमिकल है, वो पॉइंट ए है, वो किसी दूसरे केमिकल से रिएक्ट हुआ तो वो पॉइंट बी तक गया। सही है, अब इसके बीच में क्या हुई होगी, इसकी एंथैल्पी चेंज हुई होगी। मान लो इसकी एनर्जी कुछ भी होगी, एंथैल्पी कुछ भी होगी, एक्स होगी, तो भैया इसके अंदर या तो एक्स माइनस कुछ हुआ होगा या तो एक्स प्लस कुछ हुआ होगा। ये आपकी इनिशियल है, ये आपकी फाइनल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फाइनल को इनिशियल से माइनस कर देना है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट यू गॉट, और इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, एंड दैट इज चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट अवर डेल्टा एच। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखेंगे, ये इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। सही है, सो चेंज इन एंथैल्पी मतलब क्या है बच्चों, चेंज इन एंथैल्पी क्या है, आपकी फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। समझ में आ गई बात, ठीक है। आज के लेक्चर में एंथैल्पी में थोड़ा ज्यादा होने वाला है, काफी ज्यादा बार इस वर्ड का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर ही उसी के ऊपर है। तो यहां तक समझ में आ गया। इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलो अब हमारे डेरिवेशन की शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो अब देखो मैंने खेल मतलब पढ़ा समझाते अपना डेरिवेशन शुरू कर दिया, तो अपना डेरिवेशन यहां से शुरू हो जाता है। अब देखो अभी हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, हमारे पास स्टेटमेंट था बच्चों एच यू प्लस पीवी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो अगर मैं H1 और H2 दोनों का इक्वेशन फाइंड करूं इस टर्म में तो कैसा हो जाएगा, अगर मैं H1 का इक्वेशन फाइंड करूं, H1 का इक्वेशन बनाऊं तो कैसा हो जाएगा बच्चों, U1 प्लस P1 V1। कुछ नहीं करना है, सेम इक्वेशन है, बस अगर आप इनिशियल का फाइंड कर रहे हो या फिर फाइनल का फाइंड, इनिशियल का फाइंड कर रहे हो तो सब में इनिशियल लगा दो। आपका इंटरनल एनर्जी भी इनिशियल है, आपका प्रेशर भी इनिशियल, आपका वॉल्यूम भी इनिशियल है। इसी तरीके से अगर आप H2 की बात करोगे तो H2 में क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, H2 में क्या हो जाएगा बच्चों, U2 प्लस P2 और V2। मतलब आपका प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, ये 2 का मतलब होता है फाइनल, ये हमें दिमाग में डाल लो, ठीक है। 1 का मतलब है इनिशियल, जहां पे भी 1 नंबर लिखा हुआ है दैट इज इनिशियल, और जहां पे भी 2 नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, आपका फाइनल की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब फाइनल में आपकी वो चीज कितनी है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी, U2 इज अ फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 इज अ इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इसी तरीके से प्रेशर P2 फाइनल प्रेशर, P1 इनिशियल प्रेशर। इसी तरीके से आपका जो V2 है फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आपको ये स्टेटमेंट मिल गया। अब आप देखो, अब आपके पास H1 की वैल्यू है, बिल्कुल सही, you got the value of H1, you got the value of H2। तो इस H1 और इस H2 की वैल्यू को क्या आप इस जगह पर पुट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर भी H2 है, यहां पर भी H1 है, और श्योर आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर सकते हो। तो आ जाओ करते हैं। चलो एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक न्यू स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर करते हैं, वरना एक ही स्लाइड में थोड़ा खिचपिच हो जाएगा ना। चले, ले लिया, आगे बढ़े। चलो तो क्या इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1, यही हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने आपको बताया H1 क्या होगा बच्चों, U1 प्लस P1 V1, और H2 क्या हो जाएगा, U2 प्लस P2 और V2। सही बात है, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को, इस चीज को आपको यहाँ पे सॉरी गलत, ये 1 वाला है ना, तो 1 वाले को यहाँ पुट करना है, ये जो 2 वाला है इस 2 वाले को आपको यहाँ पुट करना है, बस कुछ नहीं करना, बड़ा ही आसान है। क्या हो जाएगा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस H2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, तो यानी U2 माइनस, नहीं प्लस है ना, प्लस P2 V2, ये आ गया आपका माइनस, ये बीच वाला माइनस साइन, और फिर आ गया आपका U1 प्लस P1 V1। कुछ ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जो U वाला है उसको U के साथ डाल दो, जो P1 वाला है उसे मतलब प्रेशर है, प्रेशर के साथ डाल दो, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ डाल दो। ये दोनों एक साथ है, इन दोनों को एक साथ डाल देंगे हम लोग, कैसा हो जाएगा इक्वेशन, देखो समझ में आ रहा है ना, कैसा हो जाएगा इक्वेशन, U को U के साथ, यानी आपका क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। सही बात है, क्योंकि माइनस का सिंबल है ना, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो U2 माइनस U1
और यहां पे क्या आ जाएगा बीच में प्लस P2 V1 सॉरी P2 V2 माइनस P1 V1। सही है, सही है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पर सही है ना। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं किया बच्चों, कुछ नहीं किया। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप इसका जोड़ी बना दो और इसका जोड़ी बना दो, तो ऐसा जोड़ी बन गया, दोनों का साथ साथ वाला जोड़ी बन गया। अब आपको पता है U2 माइनस U1 क्या होता है। U2 माइनस U1 मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा U। पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन, और इक्वेशन विल बिकम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा U में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस P2 P1 डेल्टा P हो सकता है, V2 V1 डेल्टा V हो सकता है। सही बात है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल्टा, और यहां पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे P और V। तो मतलब P का भी डेल्टा आ गया और V का भी डेल्टा आ गया, और ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, दैट इज नथिंग बट अवर इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं दोनों को 2 दे देता हूं। तो मैंने 2 को 1 में पुट किया था इस कंडीशन में। ये इक्वेशन नंबर 3 मिली। अब यहां से 2 कंडीशन बनती है बच्चों। ठीक है, यहां से 2 केसेस है, केस। तो केस नंबर 1, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर बच्चों आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर आपके सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो इस इक्वेशन को आप कैसे मॉडिफाई करोगे। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। डेल्टा H चेंज होगा, डेल्टा U चेंज होगा। पर इस यहां पर देखो, क्या आपका V2 V1 लिखने की जरूरत है कि नहीं, नहीं ना, क्योंकि आपका वॉल्यूम थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो सेम ही है। तो आप इस V को यहां से बाहर निकाल लोगे, आपका इक्वेशन बन जाएगा V डेल्टा P। ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा किस केस में, अगर आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन ज्यादा यूज नहीं होता। कौन सा इक्वेशन ज्यादा यूज होता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है बच्चों अपना, अगर इफ प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो इन दैट केस आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, तो P2 माइनस P1 करके कोई मतलब है क्या, नहीं। तो मतलब आपको इस P को यहां से बाहर निकाल लेना। तो यहां पे P आ गया आपका बाहर, बचा क्या, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये P डेल्टा। ये इक्वेशन आपका यहां से बनता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। 90% से ज्यादा केसेस में आपका यही इक्वेशन वैलिड है। सही है। सो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपकी बुक में शायद इसको डायरेक्ट बना दिया है, आपकी बुक में ये वाली इक्वेशन नहीं दी हुई है, पर एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है बच्चों कि आपको दोनों कंडीशन बता दूं मैं, कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, नोट डाउन कर ले, इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया, कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन समझ में आ गया। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। अब आगे आ जाओ, लेट्स। अब इसी इक्वेशन को हम लोग पकड़ के चलेंगे। यहां पे इसको लिख भी देता हूं मैं, यहां पे डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा H क्या है बच्चों अपना, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 जो अभी हम लोग ने बनाई है। और ये कब की इक्वेशन है बच्चों, केस कौन सा है, ये केस नंबर 2, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन आपकी वैलिड होगी। और 95% टाइम यही इक्वेशन आपकी वैलिड होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में आपका प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। सही है। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रही है, एटमॉस्फेरिक नेचर में हो रही है, तो वहां पे प्रेशर आपका कांस्टेंट ही है, 1 atm प्रेशर कांस्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपकी ये वाली इक्वेशन सही है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल यहां तक आपको चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। याद करो, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 6 देखा है इंटरनल एनर्जी वाला, तो मैंने आपको बताई थी बच्चों एक बात, कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q, या और यू कैन से डेल्टा Q, यानी डेल्टा Q नहीं आता, सिर्फ Q आता है, आई एम सो सॉरी, हट जा भाई, Q प्लस W। ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था हमारे इंटरनल एनर्जी का। अब यहां पे वर्क क्या है,
वर्क है बच्चों आपका, वर्क का भी इक्वेशन हम लोग को पता है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, और वर्क का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये कब हम लोग ने सीखा था, लेक्चर नंबर 2 में, जब हम लोगों ने शुरू किया था इस लेसन को, उस टाइम पर मैंने ये इक्वेशन आपको पढ़ाया था और प्रूफ करके भी दिखाया था, डेरिवेट करके भी दिखाया था कि इक्वेशन कैसे बनी है। सही है। तो वर्क का मतलब क्या है बच्चों, आपका माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और क्यू आपका यहीं पे है। नाउ इन अब केस समझते हैं कि आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। इफ आपका जो प्रेशर है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, आप P एक्सटर्नल की जगह लिखोगे P, क्योंकि आपका देखो P एक्सटर्नल P इंटरनल सब कांस्टेंट है, चाहे आपका P एक्सटर्नल हो चाहे आपका P इंटरनल हो, सब कांस्टेंट है, तो आप उसकी जगह सिर्फ एक टर्म यूज करोगे, दैट इज P। सही है। तो अगर आप P इंटरनल की जगह P सिर्फ यूज करोगे और Q की जगह आप यूज करोगे QP, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Q का मतलब क्या होता है, हीट, और QP का मतलब क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप इन चीज को अगर यहां पे सब्सटीट्यूट करते हो तो यू गेट इक्वेशन लाइक दिस, डेल्टा यू इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। ठीक है, माइनस P डेल्टा V। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं QP के लिए मॉडिफाई करूं तो, QP के लिए अगर मैं इसे सेम इक्वेशन को मॉडिफाई करूं तो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये क्या है, इधर माइनस में है, यही चीज अगर इस साइड चले जाए तो प्लस में हो जाएगी ना, ये चीज यहां पर माइनस में, यानी आपका P डेल्टा V क्या है बच्चों, माइनस में है। पर अगर मैं इसी P डेल्टा V को इस तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो आपका QP किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के। ठीक है, आपका QP किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और इसको मैं देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 5। अब जरा इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को जरा देखो ध्यान से, दोनों को देखो और दोनों के अंदर कंपैरिजन करो। देखो यहां पे आपका क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यहां पे आपका क्या है, QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो मतलब दोनों ही किसके बराबर है, दोनों ही, डेल्टा H भी किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर है, और डेल्टा QP किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5 you can write that delta H is equal to QP। लिख सकता हूं मैं, बताओ। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो आपका डेल्टा H भी इसके बराबर है, यानी आपका डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, आपका QP भी किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5 आई कैन राइट डेल्टा H इज इक्वल टू QP। Q क्या होता है, Q होता है बच्चों हीट, तो हीट ऑफ द सिस्टम, हीट ऑफ द सिस्टम, और ये सिस्टम में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, सो हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आपको याद हो तो यही लाइन मैंने पहले भी लिखवाई थी, याद है, यही लाइन मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी कि आपका एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज अ हीट गिवन, या फिर आप कह सकते हो, यहाँ पे देखो लिखवाई थी ना शुरू में, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इन अ कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया ये लाइन मैंने क्यों लिखवाई थी, और मैंने आपको बताया भी था ना कि लेक्चर में आगे मैं आपको बताऊंगा, ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सही है। सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेल्टा H है, यानी जो आपकी एंथैल्पी है, इज नथिंग बट हीट, और हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कब, जब आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। तो मैंने QP डाल दिया, और यही चीज मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखाई है कि कैसे बच्चों आपका हीट कंटेंट क्या है, सेम है। सही है, डेल्टा H इज इक्वल टू QP, पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने इसको शुरू से, कहां से लेना स्क्रीनशॉट, इसका लिया हो, इसका ले लो, ले लिया है तो ले लो ले लो ले लो, ले लिया, फटाफट लेंगे। ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, और अपने बुक में लिखना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नहीं लिखना है। ले लिया, चले, इसका भी ले लो। लिया, चलो आगे बढ़े, इसका भी ले लो, दिस इज द फाइनल। यहाँ पे बच्चों आपका इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। मैं थोड़े ज़्यादा पेजेस ले लेता हूँ क्योंकि मैं लिखते वैसा हूँ। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया, चले आगे, चलो।
अब बढ़ते हैं बच्चों हम अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। अब हम लोग अगले डेरिवेशन की बात करते हैं। अगला डेरिवेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के अंदर डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप क्या होता है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। दो केसेस हम लोग लेंगे। एक केस लेंगे हम लोग सॉलिड और लिक्विड का, और एक केस लेंगे हम लोग गैसेस का। सॉलिड और लिक्विड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है। और थोड़ा सा जो लंबा है वो है आपका गैसेस वाला, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स की बातें हम लोग करेंगे। सही है, तो चलो चालू करते हैं बच्चों। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन अ केमिकल रिएक्शन? अभी देखो, अभी हम लोगों ने डेल्टा एच का इक्वेशन पढ़ा है, जस्ट नाउ अभी हम लोग ने डेल्टा एच का इक्वेशन पढ़ा है, दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये इक्वेशन अभी हम लोग ने पढ़ा है, बिल्कुल सही। इस इक्वेशन को नहीं बोलना है, कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा इसको, ठीक है? कोई भी बच्चा इस इक्वेशन को नहीं बोलेगा। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है? डेल्टा एच की, जो अभी मैंने आपको प्रूव करवाई थी। अब यहां पर हम लोग दो केसेस लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे, और दोनों के अंदर हम लोग समझेंगे कि आखिरकार डेल्टा एच और डेल्टा यू का क्या रिलेशनशिप है। आ जाओ देखते हैं। देखो, सबसे पहला केस हम लोग लेंगे सॉलिड एंड लिक्विड का, ठीक है? हम लोग लेंगे किसका? सॉलिड एंड लिक्विड का, कि सॉलिड और लिक्विड रिएक्शंस के अंदर जो सॉलिड कंपाउंड होता है, जो लिक्विड कंपाउंड्स होते हैं, उनके रिएक्शंस के अंदर उनका जब कन्वर्जन होता है किसी ए टू बी में, किसी भी चीज में कन्वर्जन होता है, तो उसके अंदर एंथैल्पी कैसे एक्ट करती है और एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, दैट वी हैव टू स्टडी। अब देखो, अगर आप बात कर रहे हो सॉलिड और लिक्विड की, तो इन दैट केस आपका जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, वॉल्यूम वो बहुत ही कम चेंज होता है, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। इनफैक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल आपका क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है? सो वॉल्यूम जो चेंज है, वॉल्यूम चेंज इज वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। समझ रहे हो? किसके अंदर? किस केस के अंदर बच्चों? आपके सॉलिड और लिक्विड्स के अंदर। तो इन दैट केस अगर आपका वॉल्यूम इतना छोटा है जिसे कैलकुलेट करना दिक्कत है, तो इन दैट केस वी विल टेक डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम लोग इसको ले लेते हैं भैया ये जीरो के बराबर है, क्योंकि इनका चेंज ही नहीं हो रहा है, इनके बीच में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा, बहुत ही छोटा चेंज है। तो इनका जो चेंज इन वॉल्यूम है वी विल कंसिडर इट एज अ जीरो। बस कुछ नहीं करना आपको, इस जीरो को यहां पे पुट करना है। देखो, आ जाओ दूसरे पेज पे। क्या इक्वेशन है अपना? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सही है। अभी हमको क्या पता चला कि जब आप बात कर रहे हो किसी भी सॉलिड की, तो इन दैट कंडीशन आपका जो डेल्टा यू नहीं डेल्टा वी है, ये क्या है बच्चों? आपका जीरो है। तो जब आप डेल्टा वी को यहाँ पे जीरो पुट करते हो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी जीरो। अब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। किसी भी चीज को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही रहेगी ना। सो इन दैट कंडीशन आपका इक्वेशन क्या बनता है बच्चों? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। इन दिस कंडीशन आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपकी रिएक्शंस सॉलिड की है, अगर आपकी रिएक्शंस लिक्विड की है, तो इन दैट कंडीशन आपका जो एंथैल्पी है वो सेम रहेगा आपकी इंटरनल एनर्जी से। जितनी भी आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो ही सेम आपकी एंथैल्पी भी होगी, अगर रिएक्शन सॉलिड में हो रही है या लिक्विड में हो रही है। क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम चेंज होता है जब आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करते हो, जब कोई भी आप रिएक्शन करते हो। सो इन दैट केस आपका जो सॉलिड है या लिक्विड है उसका वॉल्यूम बहुत ही कम चेंज होता है। सही है, तो उसको हम लोग जीरो ले लेते हैं, दैट्स व्हाई। और वो जीरो को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहला केस खत्म, पहला केस सॉल्व हो गया। नाउ केस नंबर 2, दूसरा केस आ गया भाई। केस नंबर 2, दूसरा केस है गैसेस का। अब गैसेस के अंदर वॉल्यूम चेंज होती है, क्योंकि गैसेस के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत दूर दूर फैले होते हैं। तो गैस अगर एक्सपांड करेगी या गैस आपकी कंप्रेस होगी तो उसके अंदर इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो इन दैट कंडीशन आप वॉल्यूम को जीरो कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम होगा जब आप गैसियस मॉलिक्यूल्स लोगे। ठीक है, तो अभी मैं इक्वेशन ले लेता हूं, दैट इज नथिंग बट अवर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सही है। पी डेल्टा जो आपका डेल्टा वी है उसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन। का मतलब सेम है ना,
दोनों का मतलब सेम है ना। डेल्टा यूवी का मतलब क्या होता है, वी फाइनल मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करने वाला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। वाई, बिकॉज द वॉल्यूम इज सॉरी प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं बच्चों, आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो पी वी टू माइनस पी वी वन, ये हमको कुछ एक इक्वेशन मिलती है, ऐसी सी हमको कुछ एक इक्वेशन मिलती है जब आप सॉल्व करते हो। सही है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको ऐसी सी इक्वेशन मिलती है। नाउ कंसीडर आइडियल गैस। यहीं पे करें कि आगे वाले पेज पे करें, बताओ बताओ बताओ, यहीं पे कर दे। चलो, नाउ कंसीडर एन आइडियल गैस। मान लो आपने जो गैस ली है, आपने जो गैस ली है, दिस गैस इज अ आइडियल गैस, मतलब ऐसी गैस जो सारे के सारे रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करती है, ऐसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। नाउ सपोज दैट आइडियल गैस आपने ली है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है बच्चों पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पर P क्या होता है आपका प्रेशर, V क्या होता है आपका वॉल्यूम, N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होते हैं गैस कांस्टेंट, और T होता है बच्चों आपका टेम्परेचर। तो अब देखो ये रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, पर वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, नहीं, आपकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो V1 अलग होगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अलग होगा, V2 वॉल्यूम अलग होगा। सही है, आपका जो R है, R इट इज नोन एज गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है ना 8.314 जूल्स पर केजी पर मोल। सही है, जूल्स पर मोल केजी, ये आपका होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। और टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट बिकॉज द रिएक्शन इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। बचा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर वॉल्यूम चेंज होगा, अगर मान लो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तो इंक्रीज होंगे। सही बात है ना, अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल है, उनको जितना वॉल्यूम लगता है, क्या उतने ही वॉल्यूम में 1000 मॉलिक्यूल रह सकते हैं, नहीं, 1000 वॉल्यूम को 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो मतलब अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। सो इन दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग कैसा लिख सकते हैं बच्चों, पहला तो फर्स्ट वॉल्यूम के लिए लिखेंगे, यानी P V1 इज इक्वल टू N1RT, N1RT मतलब अगर आपका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम के लिए जो आपके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है, आर रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट नहीं भाई, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है, टी है आपका टेम्परेचर जो कि ऑल्सो कांस्टेंट बिकॉज द रिएक्शन इज आइसोथर्मल कंडीशन। और सेकंड क्या हो जाएगा, P V2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका N2RT। ये समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आपके पास PV1 का इक्वेशन है, PV2 का इक्वेशन है, दोनों का वैल्यू है। सो आप PV1 की जगह क्या डाल दोगे, N1RT, आप PV2 की जगह क्या डाल दोगे, N2RT। सही है, तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, आपको क्या इक्वेशन मिलेगा बच्चों, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT। सही है, सो N2RT माइनस N1RT, ये कहां से है, बिकॉज PV1 PV2 की क्या वैल्यू है, N1 और N2, N1RT N2RT। सही है, तो इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, ये डाल दिया। नाउ अब अगर आप देखो तो यहाँ पे RT और RT कांस्टेंट है, तो RT और RT होगा, निकाल दो, अलग कर दो। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब यहां पे देखो RT और RT कांस्टेंट है, तो RT और RT को बाहर कर दो, बचा क्या बच्चों आपका, बचा आपका N2 माइनस N1, और मैंने RT को क्या निकाल लिया, कांस्टेंट निकाल लिया। सो N2 माइनस N1 मतलब आपका फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल, फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल, एन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं ना। सो इसकी जगह मैं डेल्टा N लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज उसका मतलब भी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा U प्लस मैं यहां पे क्या डाल दूंगा बच्चों, डेल्टा NRT। ठीक है, डेल्टा NRT, समझ में आई बात। और ये रिएक्शन हमेशा किसकी होने वाली है, गैस की होने वाली है ना। इस रिएक्शन में हम हमेशा किसकी बात करेंगे, गैस की बात करेंगे बच्चों, सही बात है। सो आप इस N के आगे एक छोटा सा G लगाना कभी ना भूलें,
इस n के आगे छोटा सा g लगाना कभी ना भूले, सही बात है। सो डेल्टा n क्या हो जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हमेशा आपका डेल्टा n गैस मॉलिक्यूल से ही, गैस मॉलिक्यूल का ही होगा, सही बात है। हमेशा ये आपका डेल्टा एन क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल का होगा, इसीलिए आप डेल्टा एन के साथ यहां पर एक जी एक्स्ट्रा ऐड कर दो, सही बात है, जिससे आपको चीजें याद रखने में आसानी होगी, सही बात है। सो डेल्टा एन का मतलब क्या है, डेल्टा एन जी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। डेल्टा एन का मतलब क्या है बच्चों, N2 माइनस N1। N2 मतलब क्या है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, और इसी तरीके से N1 मतलब क्या है बच्चों, N1 का मतलब है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां पर हमारा इक्वेशन हमको मिलता है। सो अगर गैस की बात हो तो आपको हमेशा इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी, डेल्टा एन जी आर टी। ये जी मैंने क्यों डाला है, ताकि इससे याद रहे आपको कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो तो वहां पर आप सिर्फ गैसेस को ही कंसिडर करोगे। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल्स लूंगा जब, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे ऐसे कई सारे अलग अलग रिएक्शंस होंगे जहां पर लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा और गैस भी होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सॉलिड और लिक्विड सबका मोल एक साथ जोड़ के इसमें डाल देते हैं कि भैया लिक्विड का मोल भी डाल दो, सबका मोल डाल दो, ऐसा नहीं है। अगर आप N1 N2 की बात कर रहे हो तो यहां पर मोल्स उसी के काउंट किए जाएंगे, मोल्स उसी का देखा जाएगा जो गैसियस मॉलिक्यूल हो, जो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, उसके अंदर आप N वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सही बात है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पीछे से, कहां से ना चालू हुआ था, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, क्या भी ले लूँ, डन, ओके। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, और आई होप आप लोगों को एंथैल्पी अच्छे से समझ में आ गई होगी इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, जहां पर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्क का एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे, सही है। तो और भी कई सारी बातें हैं मेरे पास आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, मतलब इस लेक्चर के लेसन के बारे में, सही है, और कोई मत सोचना, ठीक है। तो इसकी बातें बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, ठीक है आप सभी बच्चे। और मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी, बाय बाय।